नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। और खास मौका है आम बजट का। केंद्र सरकार ने 2024-25 का आम बजट आज पेश किया। पहले अंतरिम बजट था और तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी में, उन सबको उम्मीदें थी कि इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें कहा भी गया था कि एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हो सकती है। बजट अब सबके सामने है और उसी पर हम बात कर रहे हैं। राकेश जी, आप बताइए जी। कि एक तो ये बताइए, ये जो बजट है जो आज पेश हुआ है, कृषि को देखते हुए और किसानों की जरूरत को देखते हुए इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, किसान, जितनी जनसंख्या में किसान हैं, क्या पूरा बजट अगर उसको परसेंटेज में लगावें तो क्या जी। ये ठीक है? भाई, गांव की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। उनको लाभ कैसे होगा? तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। फसल कम रेट पे बिक रही है। जी। हमने बार बार कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो, कुछ फायदा किसान को हो जाएगा। गांव को, जी। किसान को लाभ सीधा जब होगा जब उसकी फसलें की कीमतें मिलेंगी, उससे उसको लाभ होगा सीधा। और कोई फार्मूला नहीं है। कुछ इसमें दिया है कि इन्होंने, अगर हमने तो जी। ये 1 लाख करोड़ रुपया कुछ वो दिया है इन्होंने, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। वो कितने मद में जाएगा? हाँ। वो उसमें से पूरा बंटवारा होगा उसका। जी। उसी में से ही है कि नए जो सीड आ रहे हैं, हम वो लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करवाएंगे, जो जी। उसको भी सिखाएंगे। वो कहा जाएगा वो पैसा, बड़े बड़े कुछ लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं अपने बड़े, जी। वो उसके माध्यम से खेती करने सिखाएंगे। अगर अच्छा, पिछले ये 2-3 साल का जी जी, नहीं ये डाटा ले तो लें। जो आपने कहा 1.5 लाख करोड़, ये 1,52,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है बजट का, जी। उसमें कृषि विभाग और एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर, उसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग सब मिला करके है। जो एग्रीकल्चर की हम बात करें वो 1,22,528 करोड़ के करीब है। जो एग्रीकल्चर, उसमें वो 60,000 करोड़ किसान सम्मान निधि का पैसा भी है। उसमें जो इंश्योरेंस में दिया जाता है पैसा अ, छूट के लिए, कंसेशन का, वो भी है और ब्याज छूट का पैसा भी है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने की जरूरत है उसके लिए तो पैसा, आपको लगता है कि इसमें कुछ बचता है पैसा ये सब खर्चा होने के बाद? ऐसा है ना, बचता कुछ नहीं। इनका जो टारगेट है, जी। हमने बार बार कहा कि ये जो सरकार है, ये बड़े कंपनी इस सरकार को चला रही है, उनको कैसे फायदा होगा? किसान को तो देंगे ही नहीं कुछ भी ये। गांव खत्म हो, गांव का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो, गांव के लोग गरीब हो, वो कैसे गरीब होंगे? वे कैसे कर्जे में जाएंगे? जी। उनकी जमीन कितनी जल्दी छीनी जाएगी? तो ये पूरा प्लान इनका है। अच्छा, ये क्या बताइए। 10 साल पुराना? जी। जी। इन्होंने ये कहा है कि जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का जो अभी सिस्टम है, जो सेटअप है, उसको पूरा बदलेंगे। और बदलने के लिए उसी में फिर साथ में ये नई जो बीज, हॉर्टिकल्चर उत्पादों के लिए और बाकी जो कृषि की हमारी फसलें हैं उनके लिए लाने की बात कही है। और जो पैसा उसमें होगा रिसर्च का, वो मेरिट बेस्ड होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें से देंगे। तो इसको जो आईसीआर या बाकी जो हमारा रिसर्च का सरकारी सिस्टम है उसमें जो, क्या आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? बदलाव की, हमारे यहाँ पर रिसर्च सेंटर कमजोर है क्या? जी। हमारे जो जितने भी फार्म रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जितने भी हमारे बने थे, ये मौसम, टेम्परेचर के हिसाब से बनाए गए थे अलग अलग जगह पे। जी। आज इसको प्राइवेट देने की जो बात कर रहे हैं ना, इसमें बाहर की कंपनी आएगी, जो सीड कंपनियां हैं, वे ही यहाँ पर रिसर्च करेगी। जमीन हमारी होगी, रिसर्च सेंटर हमारे होंगे,
वे यहाँ पे रिसर्च करेंगे, रिसर्च के नाम पे पैसा लेके जाएंगे और अपने सीड दे के जाएंगे यहाँ पे। वे वही कंपनी है जिनकी पेस्टिसाइड भी है और जो सीड का काम भी करते हैं। कौन से सीड में कौन सी पेस्टिसाइड डलेगी, ये पूरा, क्या ये डाटा जो इनके पास में, इसको क्लोज करेंगे, इस डाटे को सार्वजनिक करेंगे? वो करेंगे नहीं। एक बड़ी साजिश पहले से रची जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो सब इसी में ही आएगा। अच्छा, ये बीज बताइए के कि माध्यम से ही, बीज और बिजली के ये माध्यम से ही किसान बर्बाद होगा देश में। ये जो पूरा बजट है, इसमें किसान की आमदनी बढ़ाने का कौन सा कदम आपको दिखता है? इसमें कोई कदम नहीं। जी। इनका आमदनी बढ़ाने का स्रोत ही कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि हम दालों का प्रोडक्शन बढ़वाएंगे। हाँ। क्या किसी किसान संगठनों से, किसानों से, क्या रूरल में किसी से बात करी कि दालों का उत्पादन क्यों घटा देश में? तेल का उत्पादन क्यों देश में घटा है? आज हम बाहर से तेल खरीद रहे, भाई अपने किसान को आप पैसा नहीं दोगे, जी। आप बाहर से आप तेल और दालें आप बाहर से खरीदोगे, वहां पर आप पैसा आपके पास में देने के लिए आए, लेकिन अपने किसान के पास में, आपके पास में देने को है ही नहीं। तो आपका कहना है कि आप जो ये जो आत्मनिर्भरता की बात की है, जो तिलहन और दलहन मिशन शुरू करने की बात है, क्योंकि आपने सही कहा कि हम 60% से ज्यादा जरूरत का तेल आयात करते हैं, दालें भी आयात करते हैं, और एक तरफ मूंग किसानों की खरीदनी हो रही है, और दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भरता के लिए मिशन लागू कर रहे हैं। तो ये बीच में ये क्यों गैप है इतना? जैसे आपने कहा किसानों से बात नहीं हुई, उनको आपने उसके अपने बातचीत में शामिल नहीं किया, क्या करने जा रहे हो, क्या कंसल्टेट करना था। तो ये इस तरीके से क्या आत्मनिर्भरता इन उत्पादों में हासिल संभव हो पाएगी? ये बाहर की कंपनियों को जी। प्रमोट करना चाहते हैं। भाई दालें तो, जैसे दालें तो किसान उत्पादन कर देगा, आप उसको भाव दे दो, उसकी फसलों की खरीद कर लो, आत्मनिर्भर तो बन जाएगा। लेकिन ये बनाना थोड़ा चाहते हैं। ये है कि धीरे धीरे किसान बर्बाद हो, उनकी जमीनें बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के पास में जाएं। अच्छा, बहुत स्पीड से किसान की जमीन बिखरी है। एक एक इन्होंने कहा है कि 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे, और उसके लिए रिसोर्स सेंटर भी क्रिएट करेंगे, और उस सर्टिफिकेशन वगैरह पे भी काम करेंगे। तो ये जो प्राकृतिक खेती की बात है, इसमें कितना दम है? ये किसी को नहीं जोड़ा, प्राकृतिक खेती पे तो बहुत दिन से काम चल रहा। क्या हाँ। उसकी खरीद केंद्र बनाए हैं? क्या ऑर्गेनिक फार्म के लिए, उसके लिए कोई इनका कोई सेक्टर है? ये जितना पैसा है, ये बहुत से एनजीओ, बहुत से सेंटर, बहुत से संत महात्मा यहां से दिल्ली से पैसा लेकर जाते हैं, ऑर्गेनिक के नाम पर लेकर जाते हैं कि हम किसानों को ऑर्गेनिक खेती सिखाएंगे, जी। और वहां उनको सर्टिफिकेट देते हैं। वो भी सीख जाता है, वो भी सर्टिफिकेट लेकर चल जाता है। उसका जो, उसका फिर खर्चा दिखाते हैं ये, कि हमने इतने लोगों को खेती करने सिखाई, और वो पूरा का पूरा फंड ये इसी में ही जाएगा। उनके लिए ये फंड रखा जाता है। जी। बहुत से नेता, उन्होंने अपने संस्थाएं बना रखी है, ये पैसा दिल्ली से वहां पैसा लेकर जाते हैं। तो आपका कहना है कि ये ये इनका आम एक किसान को पैसा इसका कोई कमाने फायदा का, नहीं है? जी। जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। हाँ। क्या ऑर्गेनिक की मार्केटिंग कहीं है? किसान व्यक्तिगत रूप से अपना बेच लेता है, उसके जी। व्यक्तिगत ग्राहक हैं। क्या सरकार की तरफ से उस तरह की मार्केटिंग बनाई है कि आप यहाँ पे इसकी मार्केटिंग हम करेंगे, आप जो फसल पैदा करोगे हम उसकी खरीदारी करेंगे? क्या उस तरह की कोई फूड चेन है जो ऑर्गेनिक का इस्तेमाल लोग करते हैं? वो है ठीक। नहीं। ये जो फंड इनका, उससे नहीं, इनका समाधान करने का कोई इनका सवाल नहीं है। इनका है कि जो फंड आ रहा है उसको ठीक। कैसे हड़पा जाए। इनके हाँ। बहुत से लोग हैं, अगर हम 2-3 साल का डाटा लेकर दिखाए तो सार्वजनिक हम कर सकते हैं उसको, जी। कि किन किन लोगों ने पैसा दिया, और उन्होंने, जिन किसानों ने वहां पर सीखा, क्या वे खेती कर रहे हैं? बहुत परिवार है जो खुद पे खुद खेती करता है। क्या उनको सीधा डायरेक्ट लाभ होगा? देखिए, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म सरकारी जो है बनाने की जो बात है, उसमें उसके जरिए डिजिटल जो यूज है, फसलों के जो उत्पादन है उसका आकलन करने के लिए,
और जो किसानों की जमीन जो है उसकी एक रजिस्ट्री बनाने के लिए उसका काम शुरू किया जाएगा। तो ये इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? नहीं, डिजिटल तो हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रही है ना जी। धीरे धीरे भाई उसको। ये तो योजना है सरकार की। हाँ। अब पहले हम हाथ से लिखाई करते थे, अब वो कंप्यूटर में फीडिंग हो रही है, तो वही तो हम्म। डिजिटल है। लेकिन हमने कहा कि हमारे किसानों का जो भुगतान होता है उसको भी आप डिजिटल कर दो। हम्म। वो क्यों बैंकों से और गन्ने का ही भुगतान आप लगाओ, हमने गन्ना दे दिया, आप उसको भी डिजिटल कर दो ना। गन्ने की वैरायटी, उसका रेट, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, जितना वो बढ़ा, जैसे ही वो शुगर मिल में अंदर गया, उसका भुगतान उसके खाते में ट्रांसफर हो जाए। वो डिजिटल नहीं होगा। ये दूसरी बात डिजिटल की करते रहेंगे। ये बताओ किसी की समझ में आएगा कि डिजिटल क्या करेंगे? डिजिटल तो है, बहुत से हमारे तहसीलों में हमारा डाटा डिजिटल होने लग रहा है, उसमें तो काम चल रहा है इनका। जी जी। तो ये एक बात बताइए कि ये जो आपका कोऑपरेटिव पॉलिसी, नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लाने की बात की है, सहकारिता पे नई नीति आएगी, उसका कुछ फायदा आपको दिखता है कि गांव देहात में कोऑपरेटिव अच्छे से काम करे नई नीति में और ज्यादा पारदर्शिता बढ़े, उसका फायदा होगा? अभी कोऑपरेटिव तो गवर्नमेंट की है पूरी, यहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम यूपी में या उत्तराखंड में यहाँ तो चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये हाँ। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कुछ जगह इस पे काम बहुत हो रहा है। गुजरात में भी कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है। यहाँ तो पूरा कोऑपरेटिव जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल है। तो आपका मानना है कि ये पॉलिटिकल से, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से अगर बाहर ले आए हैं तो कोऑपरेटिव यहाँ भी काम कर सकती है अगर उन्हें पूरी छूट हो यहाँ कानून चल में? सकता है, कुछ कुछ जगह चल सकता है अगर उस पर काम करा जाए। लेकिन उस पर काम सिर्फ वोट तक है, जो उसके अधिकारी बन गए उन तक है। कोऑपरेटिव सेक्टर तो हमारे यहाँ पे है, लेकिन वो सिस्टम से काम अभी नहीं कर पा रहे। तो ये जो कृषि कर्ज है उसको और बढ़ाने की बात की है। हालांकि अभी भी जो किसान को पूरा कर्ज मिलता है उसमें बड़ा हिस्सा अभी भी गैर सरकारी रास्तों से आता है। आपको लगता है कि कृषि कर्ज पे ब्याज घटाने का मौका था, किसानों को और सस्ता कर्ज मिले जिससे कि उनकी लागत घटे? आज से 3-4 साल पहले जब सरकारों से बातचीत होती थी, दिल्ली आंदोलन से पहले, हाँ। उस टाइम पे ये बात हुई थी हमारी कि हम इसको 1% करेंगे। हाँ। ये फाइनल सी बातचीत चल रही थी। और इसको 5 साल के लिए करेंगे। एक बार हाँ। कर्जा ले लिया और 5 साल में एक बार वापसी करें, और उसको 1% इसको लेकर आएंगे घटा के। और जो 3 लाख रुपए का है, इसको 3 लाख रुपए को बढ़ाकर 5 लाख करेंगे। जी। तो एक तो वो नहीं इन्होंने बढ़ाया, एक इस पे ब्याज दर इसकी ज्यादा है। किसान अगर जमा नहीं करता तो उस पे 11% तक का इंटरेस्ट लगता है। तो ये बड़ी भारी हुआ है, ये घटना चाहिए। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम इसका होना चाहिए। और आप हर साल कहीं के लिए इसको जमा करवाते हो कि जमा करवाएंगे, एक दिन के लिए वो बैंक में रखा जाएगा। हाँ। किसान के पास में है नहीं, वो किसी साहूकार से या बैंक के मैनेजर से उनसे साठगांठ होती है। वो 1-1 लाख पे 7 से 8 हजार और 10 हजार रुपए एक दिन के ले लेते हैं। तो इससे किसान कर्जे में जा रहा है, कंटिन्यू तो बढ़ आपका रहा है उसका कहना है कि कर्जा। ये जो व्यवस्था है हर साल अकाउंट को बंद करने की फिर शुरू करने की, वो बंद होनी चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी हो, कम से कम 3 साल के लिए दिया जाए या 2 साल के लिए दिया जाए। पांच पांच 5 साल के लिए पांच कंटिन्यू तो साल के होना लिए चाहिए। ये होना चाहिए। 5 साल के लिए ये होना चाहिए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हर साल जमा कर दें, तो उसको रिन्यूअल कर दो आगे के लिए। अच्छा। तो और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था बजट में जो नहीं देखो, हुआ? कर्जा माफी पे बात होनी चाहिए। जो इन्होंने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करे उसके ऊपर होना चाहिए। किसान को 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये एनजीटी के नाम पर उनको सबको बंद कर रहे हैं। आप 15 साल का ट्रैक्टर एनसीआर से बाहर कर रहे हो, जी। उसे बंद कर रहे हो। आप पूरे देश भर में 15 साल से ज्यादा डीजल वाहन नहीं चल सकता, भाई आप उस पर सब्सिडी दे दो। भाई हम इस ट्रैक्टर को तोड़ेंगे, ये क्रैश होगा, और हम 50% किसान को देंगे, 50 किसान देंगे। ये कंपनी को फायदा दे रही इस तरह से, तो एक उसका ये बजट आना ये चाहिए एक अलग से। राकेश जी, एक बड़ी डिमांड थी कि किसान के जो खरीद करता है उत्पादों की
उस पर जीएसटी लगता है और जीएसटी का बेनिफिट वो ले नहीं पाता। तो जो एग्रीकल्चर के मशीनरी हो या खाद बीज है वो सब जीएसटी से मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर के कोई उस तरीके का संकेत इस बजट में नहीं दिखा। ये डिमांड कितनी वाजिब है? नहीं 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 दिखा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे वो बात कही थी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या कोई भी चीजें उसमें आ रही हैं, वो इससे बाहर रहना चाहिए जीएसटी से। अब जैसे ये कंबाइन मशीनें हैं, कंबाइन किसान का ही एक इक्विपमेंट है, वो अगर जाती है तो टोल फ्री रहनी चाहिए। अभी जैसे बरसात हो गई है, लखीमपुर और जितनी बरेली और हमारा ये पूरा है जी। जहाँ पे बाढ़ आई, वहां पे धान की फसल है। उस धान की फसल को काटने के लिए वहां पे वो मशीनें जा रही, वो टैक्स भी देगी, वो जीएसटी भी देगी खरीद पे। वो जब जाएगी तो टोल टैक्स भी देगी। वो तो प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना देश में। अगर हमारा वो धान खराब होगा और वो हमारे काम आ जाए, वो देश का खाद्यान्न है, तो इन चीजों पे एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से वो टैक्सेस फ्री हो। वो रोड पर उसका वाहन जा रहा है तो वो रोड पे भी फ्री उसका रहना चाहिए। तो ये भी प्रावधान होना चाहिए, इसमें भी कुछ ना कुछ पैसा लोकेट होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? 1 से 10, 10 में से अगर हम गिनती करें तो कृषि के लिए ये जो बजट है 2024-25 का, उसको कितने नंबर आप देंगे बजट में, बजट को? इन्होंने सोलर पे कुछ काम करा है, सोलार पे। और हाँ। उसमें भी देखेंगे कि वो टैक्सेस में उसमें छूट करी है, उसमें और ज्यादा या बढ़ना चाहिए। देखो इनको देंगे अब 1.5 नंबर। 1.5? भाई ये है कि कोई घर पे आ जा तो उसे खाली हाथ भेज देनी, अच्छा। इन्हें 1.5 नंबर देंगे। ये है फेल पूरे। अच्छा। तो इससे ज्यादा भाई हमारे पास तो है नहीं। और आप लोगों की जो मांगे हैं वो जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेंगे? बिल्कुल हमारी डिमांड जो है वो जारी रहेगी। कर्जा माफी वाली, एमएसपी गारंटी कानून, हाँ। वो वाली। जो जमीनें जबरदस्ती अधिग्रहण करी जा रही है, साइलेंट अधिग्रहण चल रहा है अब, साइलेंट तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं, साइलेंट नीचे नीचे काम करो, उस पर काम चल रहा। तो हमारा अगर इस तरह की जमीनी अधिग्रहण होगी तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध इस पर रहेगा। तो राकेश जी, आज हम बजट पे बात कर रहे थे और आज बजट तक सीमित रखेंगे। बाकी और जो मुद्दे हैं उन पे फिर हम एक लंबी बातचीत करेंगे आपके साथ में। जी आपने रूरल जी वॉइस जी को आज जो सबसे बहुत ही बिजी डे है, आपके साथ बात करने के लिए बहुत लोग जी। इंतजार करते हैं आज के दिन। और आपने पूरे बजट के बारे में जो भी अपनी राय है और जो उसका विश्लेषणात्मक तरीके से हमसे साझा की रूरल वॉइस के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।